नमस्कार। घरों और ऑफिस की तिजोरियों में रखी हुई जो नकदी है ना, मतलब जो कैश की गड्डियां होती हैं, अब वो सिर्फ कागज के टुकड़े या संपत्ति नहीं रही। बिल्कुल। 1 अप्रैल 2026 से ये गड्डियां एक तरह से टाइम बम बनने जा रही हैं। सही कहा। और दशकों से हमारे समाज में एक धारणा रही है ना कि कैश इज किंग, मतलब नकदी का सीधा सा मतलब है आजादी, बिना किसी डिजिटल निशान के लेन देन करने की सुविधा। हाँ, हमारे पास नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के वो ताज़ा और जटिल नियम हैं जो नकद लेन देन की दुनिया को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। इन नए नियमों के जरिए सिस्टम ये पक्का कर रहा है कि कोई भी लेन देन बिना डिजिटल फुटप्रिंट के ना हो, और अगर नकदी अपना निशान नहीं छोड़ती है तो उस पर जुर्माना बहुत भारी है ना। इतना भारी कि वो किसी भी इंसान को आर्थिक रूप से तोड़ सकता है। गली मोहल्लों में अक्सर ये चर्चा होती है कि घर में 2 लाख या 5 लाख से ज्यादा कैश नहीं रख सकते। क्या इन नए दस्तावेजों में ऐसी किसी लिमिट का जिक्र है? ये सबसे बड़ा मिथ है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम नियमों को गहराई से देखें तो घर या ऑफिस में कैश रखने की कोई ऊपरी सीमा है ही नहीं। अच्छा, कोई लिमिट नहीं है? बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने घर में 10 लाख, 10 करोड़ या 100 करोड़ रुपए भी नकद रख सकता है। कानून की नजर में सिर्फ नकद जमा करके रखने पर कोई अपराध नहीं बनता। रुकिए एक मिनट, 100 करोड़ रुपए एक आम घर की अलमारी में, और इनकम टैक्स विभाग कोई सवाल नहीं उठाएगा? विभाग तब तक सवाल नहीं उठाएगा जब तक कि वहां कोई रेड या सर्वे ना हो जाए। ओह, मतलब रेड पड़ने पर ही असली दिक्कत शुरू होती है। हाँ, और अगर कभी रेड होती है तो अधिकारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रकम 10 लाख है या 100 करोड़। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होगा, उस कैश का स्रोत यानी सोर्स क्या है। बिल्कुल। क्या वो पैसा बैंक से बाकायदा निकाला गया है, या वो खेती की कमाई है जो भारत में टैक्स के दायरे से बाहर होती है, हाँ, या फिर पुश्तैनी जमीन या गाड़ी बेचने से आया है। अगर उस पूरी नकदी का एक वैध कागजी सबूत मौजूद है तो 1 रुपया भी जब्त नहीं होगा। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि किसी वीआईपी क्लब में कोई इंसान अपने 50 दोस्तों को लेकर पहुंच जाए। हाँ, क्लब के नियमों के हिसाब से दोस्तों की संख्या पर कोई रोक नहीं है। लेकिन दरवाजे पर खड़ा बाउंसर हर एक व्यक्ति का वैलिड आईडी कार्ड मांगेगा। अगर आईडी यानी पैसे का लीगल सोर्स नहीं है तो बाउंसर न सिर्फ उसे क्लब से बाहर फेंक देगा बल्कि भारी जुर्माना भी वसूलेगा। बहुत ही सटीक उदाहरण है। मतलब सरकार की लड़ाई जायज बचत से नहीं है, बल्कि उस अनएक्सप्लेन्ड मनी से है जिसे हम काला धन कहते हैं। सही बात है। बिना सोर्स का पैसा अर्थव्यवस्था में दीमक की तरह काम करता है। लेकिन अगर बाउंसर ने पकड़ लिया, मतलब बिना सोर्स का कैश मिल गया, तो जुर्माना कितना होगा? देखिए, 1 अप्रैल 2026 से अगर घर में मिले कैश का सोर्स साबित नहीं होता है तो उस पर कुल 117% टैक्स और पेनल्टी लगाई जाएगी। बाप रे, 117%। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। अगर किसी के पास 100 रुपए हैं तो सरकार उससे 117 रुपए कैसी वसूल सकती है? इसे ऐसे डिकोड करते हैं। मान लीजिए किसी के घर से 10 लाख रुपए बिना हिसाब के मिले। सबसे पहले उस 10 लाख पर सीधा 30% का बेस टैक्स लगेगा, यानी 3 लाख रुपए। हाँ, अब दस्तावेजों में सरचार्ज और सेस जैसे शब्दों का भी जिक्र है। ये क्या होते हैं? सरचार्ज असल में टैक्स के ऊपर लगने वाला एक और टैक्स है। इस मामले में उस 30% टैक्स के ऊपर 25% का सरचार्ज लगेगा। अच्छा, और फिर सेस? फिर सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 4% सेस वसूलती है। इन सबको मिलाकर टैक्स का हिस्सा बनता है। तो ये तो सिर्फ टैक्स हुआ, ये 117 का आंकड़ा कैसे बना? इसके बाद आती है असली चोट, 200% की पेनाल्टी। जब इन सभी को जोड़ा जाता है तो कुल देनदारी 117% बन जाती है। मतलब 10 लाख रुपए के बिना हिसाब वाले कैश पर 11,70,000 रुपए चुकाने होंगे। बिल्कुल, और रकम यही नहीं रुकती। जितने सालों से वो पैसा छिपाया गया है उस पर ब्याज भी देना होगा। इंसान को अपनी दूसरी संपत्तियां बेचकर यह जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। घर में बिना हिसाब का कैश रखना अब किसी आर्थिक आत्महत्या से कम नहीं है। एकदम सही। तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी इंसान उस कैश को उठाकर बैंक में जमा करने की सोचेगा। लेकिन जब हम बैंकिंग सेक्टर के नए नियम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बैंक अब तिजोरियां नहीं, सर्वेलेंस के किले बन गए हैं। हाँ, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम अब सीधे तौर पर इनकम टैक्स के सुपर कंप्यूटर्स के साथ रियल टाइम में जुड़ चुका है। तो सेविंग अकाउंट के लिए क्या नियम है? पूरे साल में अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए से ज्यादा नकद जमा करता है तो बैंक का सिस्टम ऑटोमेटिक रूप से इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट भेज देगा। और यहाँ दस्तावेजों में एक और पेज है। ये 10 लाख की लिमिट तो तब है जब इंसान के पास पैन कार्ड हो। हाँ, अगर पैन कार्ड नहीं है तो ये लिमिट सीधे आधी
यानी सिर्फ 5 लाख रुपए रह जाती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। देश में लाखों छोटे किसान या मजदूर हैं जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता। क्या ये नियम ये मानकर नहीं चल रहा कि बिना पैन वाले लोग कुछ छिपा रहे हैं? सतह से देखने पर यह काफी कठोर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की कार्यप्रणाली को समझना होगा। वो कैसे? कुछ साल पहले तक लोग रडार से बचने के लिए स्मर्फिंग नाम की तकनीक का इस्तेमाल करते थे। स्मर्फिंग, ये क्या होता है? मतलब वो एक साथ 10 लाख रुपए जमा करने के बजाय 10 अलग-अलग बैंकों की शाखाओं में जाकर 40-40 हजार रुपए जमा कराते थे। अमाउंट छोटा होता था तो सिस्टम उसे नजरअंदाज कर देता था। अच्छा, तो अब इस लुका छिपी को कैसे रोका जा रहा है? अब एआई और डेटा एनालिटिक्स का खेल शुरू होता है। अब हर नागरिक का एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बनता है। मतलब सिस्टम किसी एक बैंक की शाखा को नहीं देखता? बिल्कुल नहीं। जैसे ही कोई अलग अलग बैंकों में नकदी जमा करता है, उसका आधार या पैन नंबर उन सभी ट्रांजैक्शंस को एक जगह जोड़ देता है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे सफेद कालीन पर कीचड़ लगे जूतों से चलना। जहां कदम रखेंगे डिजिटल फुटप्रिंट दर्ज हो जाएगा। बहुत खूब। और अगर कुल जमा राशि 10 लाख या बिना पैन के 5 लाख को पार करती है तो सिस्टम तुरंत एक लाल झंडी उठा देता है। ये तो सेविंग अकाउंट की बात हुई, लेकिन करंट अकाउंट में तो रोजाना लाखों रुपए का नकद लेन देन होता है। वहां क्या लिमिट है? करंट अकाउंट के लिए दायरा थोड़ा बड़ा है। वहां नकद जमा करने और निकालने दोनों के लिए सालाना 50 लाख रुपए की लिमिट तय की गई है। और दस्तावेजों में नकद निकालने यानी विड्रॉल पर टीडीएस कटने की बात भी कही गई है। हाँ, सरकार मान के चलती है कि इतनी भारी मात्रा में कैश निकल रहा है तो वो बिना हिसाब के इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए एक साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद निकालने पर 2% टीडीएस कटेगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मामले में? क्योंकि वे किसानों और छोटे व्यापारियों के साथ काम करती हैं, उनके लिए ये लिमिट 3 करोड़ रुपए रखी गई है। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी को लेकर भी एक बहुत बड़ा मिथक है। लोग सोचते हैं कि कैश लेकर सीधे बैंक जाओ और एफडी बनवा लो। अब ऐसा करना संभव नहीं है। नकद में एफडी बनवाने की अधिकतम सीमा सिर्फ 10 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब कोई भी कैश काउंटर पर 10 लाख से ऊपर की रकम देकर एफडी नहीं खुलवा सकता? नहीं। हालांकि एक राहत यह है कि ये नियम सिर्फ नई या फ्रेश एफडी पर लागू होता है। पुरानी एफडी रिन्यू कराने पर इसका असर नहीं पड़ेगा। तो तस्वीर का एक हिस्सा साफ हो गया। घर पर कैश रखना खतरनाक है और बैंक में डालना सीधा रडार पर आना है। बिल्कुल। अब इंसान सोचेगा कि इस पैसे को कहीं निवेश कर दिया जाए, और भारत में कैश खपाने का सबसे बड़ा ब्लैक होल तो रियल एस्टेट ही रहा है। हाँ, रियल एस्टेट का बाजार दशकों से पैरेलल इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंजन रहा है, लेकिन 2026 से लागू होने वाले नियम इसकी भी जमीन खिसकाने वाले हैं। मैंने जब किन नियमों को पढ़ा तो लगा जैसे सदियों पुराने तौर तरीके रातों रात गैर कानूनी होने वाले हैं। दस्तावेजों में साफ लिखा है कि प्रॉपर्टी के लिए दिया जाने वाला एडवांस या टोकन मनी नकद में 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। सही बात है। जरा कल्पना करते हैं, कोई इंसान प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठा है, उसे एक प्लॉट पसंद आता है। वो अपनी जेब से 50,000 रुपए की गड्डी निकालकर टेबल पर रखता है और कहता है, ये लीजिए टोकन, डील पक्की। नए नियमों के हिसाब से उसने क्या गलती की? नए नियमों के हिसाब से डील तो शायद बाद में पक्की होगी, लेकिन उस इंसान पर 100% पेनाल्टी उसी सेकंड पक्की हो गई। बाप रे! उसी सेकंड। हाँ। 20,000 रुपए से ज्यादा का नकद टोकन लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है। जिसने पैसे दिए और जिसने लिए दोनों रडार पर आ जाएंगे। और जो प्रॉपर्टी की कुल कीमत होती है उसमें नकद की क्या लिमिट है? सेल कंसिडरेशन के रूप में नकद प्राप्ति की अधिकतम सीमा सिर्फ 2 लाख रुपए रखी गई है। लेकिन एक बात बताइए, सरकार को इन डील्स के बारे में पता कैसे चलेगा? कोई प्रॉपर्टी डीलर खुद तो फोन करके बताएगा नहीं। यहीं पर सरकारी विभागों का इंटीग्रेशन काम आता है। अब रजिस्ट्रार ऑफिस को सीधे इनकम टैक्स विभाग का रिपोर्टर बना दिया गया है। अच्छा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी डील 45 लाख रुपए से ज्यादा की है तो रजिस्ट्री होने के साथ ही पूरा डेटा इनकम टैक्स के सिस्टम में चला जाएगा। हालांकि 20 लाख रुपए से कम की प्रॉपर्टी खरीदने पर पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य नहीं है ना? हाँ, बहुत छोटे खरीदारों को बचाने के लिए छूट दी गई है। और जो आम बिजनेस होते हैं, जैसे किसी ज्वेलरी शॉप पर जाके 3 लाख रुपए का सोना नकद में खरीद लिया, उसे दस्तावेज कैश सेल्स कहते हैं। और दुकानदार के लिए नियम बहुत स्पष्ट हैं। एक ग्राहक से एक दिन में
या किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए से अधिक नकद किसी भी सूरत में नहीं लिया जा सकता। और अगर दुकानदार 3 लाख रुपए नकद ले ले तो उसे उस पूरी रकम पर 100% पेनाल्टी देनी होगी। मतलब बड़े खर्चों और प्रॉपर्टी पर चारों तरफ से ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। बिल्कुल। अब उस क्षेत्र में उतरते हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी। मान लीजिए एक किसान है, उसने अपना पुराना ट्रैक्टर अपने ही पड़ोसी को 3 लाख रुपए नकद में बेच दिया। क्या वो दोनों अचानक से अपराधी बन गए और उन पर 100% जुर्माना लग जाएगा? ये बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है और इसका जवाब है हाँ, वो फंस सकते हैं। जब हम रोजमर्रा के लेन देन की बात करते हैं तो लोन या उधार का नियम सबसे कठोर है। वो नियम क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी से 20,000 रुपए या उससे ज्यादा का लोन नकद में न ले सकता है और न ही नकद में चुका सकता है। तो अगर उस किसान ने वो 3 लाख रुपए किसी उधारी के तौर पर लिए हैं तो पूरी रकम पर 100% पेनाल्टी लगेगी। और अगर वो पैसा गिफ्ट या उपहार के तौर पर दिया गया हो? हमारे समाज में त्योहारों और शादियों में रिश्तेदारों से कैश मिलना तो बहुत आम बात है। गिफ्ट को लेकर नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि पैसा दे कौन रहा है। अगर पैसा सगे रिश्तेदार से आ रहा है तो एक इंसान एक दिन में 2 लाख रुपए तक का नकद गिफ्ट ले सकता है। और अगर बैंक ट्रांसफर से दें? अगर रिश्तेदार बैंक ट्रांसफर या यूपीआई के जरिए 50 लाख रुपए भी भेज दें तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है, क्योंकि डिजिटल निशान मौजूद है। लेकिन अगर गिफ्ट देने वाला कोई दोस्त हो जो कानूनी तौर पर रिश्तेदार नहीं है? वो एक बहुत बड़ा जाल है। गैर रिश्तेदारों से मिलने वाले नकद गिफ्ट्स के लिए लिमिट सिर्फ 50,000 रुपए है। वो भी पूरे साल में सभी दोस्तों से मिलाकर? जी हाँ, अगर कुल रकम 50,000 तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर उससे ज्यादा हो तो? अगर रकम 50,000 से 2 लाख रुपए के बीच है तो वो कुल आय में जुड़ जाएगी और स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा, लेकिन पेनल्टी नहीं लगेगी। और अगर 2 लाख से ऊपर हुआ तो? अगर किसी गैर रिश्तेदार ने 2 लाख रुपए से ज्यादा का नकद गिफ्ट दे दिया तो वो टैक्सेबल भी होगा और उस पर 100% की पेनाल्टी भी अलग से ठोक दी जाएगी। मतलब शादियों में तो बहुत सावधान रहना होगा, जहां लिफाफों में कैश देने का सदियों पुराना रिवाज है। क्या शादियों के लिए कोई अलग नियम है? शादियों के मामले में संस्कृति का थोड़ा ध्यान रखा गया है। विवाह या वसीयत के समय मिलने वाले 1,99,000 रुपए तक के नकद गिफ्ट को पूरी तरह से टैक्स और पेनाल्टी से छूट दी गई है। हाँ, ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि अब शादी के कार्ड के पीछे एक चेतावनी छपवानी पड़ेगी कि कृपया शगुन 1,99,000 से कम नकद में लाएं या सीधा यूपीआई करें। तकनीकी रूप से देखा जाए तो QR कोड छापना ही अब सबसे सुरक्षित और तनाव मुक्त विकल्प है। बिल्कुल। अच्छा, बिजनेस के जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं उनका क्या? बिजनेस के खर्चों के लिए रोजाना नकद भुगतान की लिमिट अधिकतम 10,000 रुपए है। ट्रांसपोर्टर्स या ट्रक वालों के लिए व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए ये 35,000 रुपए रखी गई है। और अगर किसी को दान या डोनेशन देना है? नकद दान सिर्फ 2,000 रुपए तक ही मान्य है। दस्तावेजों में हेल्थ इंश्योरेंस का भी जिक्र है, वहाँ नकद का क्या रोल है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में नकद का दरवाजा पूरी तरह से बंद है। कोई भी प्रीमियम नकद में नहीं दिया जा सकता। अगर नकद दिया तो सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली टैक्स छूट खत्म हो जाएगी। हाँ, सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए तक का नकद भुगतान मान्य किया गया है। इन तमाम आंकड़ों और जुर्मानों को डिकोड करने के बाद अब वक्त है कि हम आज के इस गहरे विश्लेषण का सार निकालें। बिल्कुल। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे ये सारे नियम एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। कैश में लेन देन करना अब किसी इंसान की सुविधा का मामला नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक और कानूनी जिम्मेदारी बन गया है। एकदम सही। वरना 117% का विनाशकारी जुर्माना तैयार खड़ा है। हाँ, सरकार हर छोटे बड़े आर्थिक रास्ते को मोड़कर डिजिटल हाईवे पर ला रही है। इस पूरी कवायद का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को काले धन की परछाई से बाहर निकालना है। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।